आप दुकान खोलकर 10 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, बट उस दुकान की ब्रांड बनाकर आप ग्लोबली जा सकते हैं। वो सब कुछ मैनेज करेगा। दैट्स वेयर द संयोग कम्स इनटू द पिक्चर। आप बस अपना टारगेट मार्केट बताएं, आप अपना टारगेट कस्टमर बताएं और अपना प्रोडक्ट बताएं। ये 3 चीजें ही काफी हैं हमारे लिए आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने में। प्रोडक्ट है जो ISI कंप्लाइंट नहीं है बट स्टिल मार्केट में है। सिर्फ 24 घंटे की बात होगी आपका फैक्ट्री शट डाउन होने में। अगर आपके पास FSI नहीं है या EPR नहीं है, TEC जैसे लाइसेंसेज आपके प्रोडक्ट पे मैंडेटरी हैं अगर और वो नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा तो रिस्क है कि कभी भी आपके विजिलेंस टीम आपके प्रोडक्ट को आपको रातों रात उठा सकती है। एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम अगले 3 साल या 5 साल में ही टारगेट कर रहे हैं जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है मगर फिर भी वो प्रोडक्ट कस्टम में जाके अटक जाता है। आपके पास अगर BIS, EPR, TEC जैसे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन जो इंडिया के हैं अगर नहीं है तो आप एक बड़े ब्रांड के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जो कंपनीज होती हैं वो कंप्लायंस को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या करती है? FSI के थ्रू पकड़ा जाएगा कि आप लाइसेंस नहीं है बर्गर बेचने के लिए, आपका बिजनेस खत्म। कई ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में जाके फेल हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे बड़े एक्सपोर्टर जो राइस के हैं, उन्होंने क्या किया था कि सोना मसूरी के साथ एक दूसरे प्रोडक्ट को राइस को मिक्स कर रखा था, तो वो पूरा का पूरा उनका सेगमेंट फेल हुआ। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर की मार्केट में जाके बूम मचा सकते हैं? करंटली तो सबसे बेहतर चल रहा है। अगर आप एक बिजनेस ऑनर, स्टार्टअप फाउंडर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर हैं या अपना ब्रांड ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटी सी सर्टिफिकेशन की गलती आपके बिजनेस को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है। आपका प्रोडक्ट कस्टम पर अटक सकता है और बिना सही कंप्लायंस के आपका ब्रांड ग्लोबल मार्केट में कभी नहीं पहुंच पाएगा। आज के दौर में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, सही सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस किसी बिजनेस को इंडिया से ग्लोबल ब्रांड। आज हमारे साथ हैं सचिन मिश्रा, फाउंडर एंड CEO संयोग कॉन्फर्मिटी सॉल्यूशन, जो पिछले कई वर्षों में मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर और स्टार्टअप को BIS, EPR, TEC, साबर और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की जटिल दुनिया को आसान बनाने में मदद कर रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट किए स्वागत करते हैं सचिन मिश्रा जी का और शुरू करते हैं एक ऐसी कन्वर्सेशन जो आपके बिजनेस का फ्यूचर बदल सकती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम सचिन जी का। तो सचिन जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज के समय में हर कंपनी को या कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई बहुत बड़े फैक्ट्री ऑनर्स हो, उन सभी को जो भी लोग माल अपना ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बिना सर्टिफिकेट के माल या प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जा नहीं सकता या माल कस्टम में अटक जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है ये इंपोर्टर्स की। इस समस्या को आप हल करना जानते हैं, आपके पास इसका सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है सर्टिफिकेशंस। किसी कंट्री में कोई सर्टिफिकेशन अगर इम्पॉर्टेंट है वो सर्टिफिकेशन आप दिलवाते हैं। करेक्ट। मगर उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सचिन मिश्रा कौन है। अगर आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में या आपकी कंपनी के बारे में बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम शुरू करेंगे अपना पॉडकास्ट। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर पॉडकास्ट। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारा जन्म एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव के एक किसान परिवार में हुआ। वहाँ से जहाँ पे हर परिवार ये सपना देखता है कि बच्चे को PCS बनाना है, IAS बनाना है। हमारी जिद थी कि गवर्नमेंट जॉब से हटके मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग करी हमने। इंजीनियरिंग के बाद जब मास्टर्स और अलग अलग दूसरे एजुकेशन डिग्रीज़ की लोग प्लानिंग करते हैं, हमारी प्लानिंग कॉलेज ईयर में रहते हुए ये थी कि स्किल्स अचीव की जाएं, जॉब में जाया जाए और ऑन ग्राउंड देखा जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है और नया क्या है। उसको एक्सप्लोर करते करते क्वालिटी डिवीज़न, सर्टिफिकेशन डिवीज़न में रिलायंस जियो इन्फोकॉम से हमने स्टार्ट किया। 3 साल तक रिलायंस जियो और डिफरेंट अदर कंपनीज़ में 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद, समय स्किल्स और अचीव करने के बाद हमने अपना संयोग कन्फर्मिटी सॉल्यूशंस 3 years बैक अप्रॉक्स स्टार्ट किया। संयोग कन्फर्मिटी सॉल्यूशन नोएडा बेस्ड एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स या फिर
कोई भी सर्विस ऑनर, ब्रांड ऑनर, उनको लीगलिटीज़ जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो देने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एज अ पेरेंट्स अगर आप कोई बच्चा प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है कि मदर का हेल्थ। आप डायग्नोसिस करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू, फूड एंड डाइट, एवरीथिंग आप प्लान करते हैं कि अंटिल जब तक मदर डिलीवरी से पीरियड में है आप उसको हेल्दी रखें, आप उसको सही रखें। ये चीज़ें आप प्रीवियसली प्लान करके चलते हैं। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो ब्रांड बना रहे हैं, आप जो नया मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, सिमिलर वे में आपको इनिशियल प्लान करके चलना पड़ता है, जहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स लाइक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लाइसेंसेज, सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से प्लान करके चलनी पड़ती हैं। और जब ये प्लान नहीं होते हैं तो एंड ऑफ द डे आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस में, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको लगता है कि इतनी बड़ी कैपेक्स लगा के, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, इतना बड़ा प्रोडक्ट्स और सारा कुछ करके एक अच्छा प्रोडक्ट, एक वेल क्वालिटी प्रोडक्ट बना के भी आप मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं। उसकी सिंपल सी वजह होती है कि आपके जो रेगुलेटरी लाइसेंसेज हैं, जो कंप्लायंसेज हैं प्रोडक्ट के, वो आपने फुलफिल नहीं किए हैं। आपको लगता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही एक चीज़ है जो आप करने के और एक अच्छा प्रोडक्ट बना के आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कस्टमर तक पहुंचना एंड चीज़ है, उसके पहले के जो लाइसेंसेज हैं, उसके पहले के जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो मेन चीज़ है। और हम इंडिया के सभी मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, सप्लायर्स को, ट्रेडर्स को इसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो अभी तक एक लोकल लेवल पे स्टक पड़ा है, उसे इंटरनेशनली कैसे ले जाया जाए, उसकी लाइसेंसेस क्या हैं, उसकी रेगुलेटरीज़ क्या हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज सबके अपने रेगुलेशंस हैं, सबकी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लॉट ऑफ रेगुलेशंस, लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसीलिए आज के डेट में दूसरी कंट्री, चाइना एंड अदर, वो सारे एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ हैं। हम एक्सपोर्ट में पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमें मार्केट का नॉलेज नहीं है, किस मार्केट में जाना है, ये प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए सूटेबल है, या हम एक्सपोर्ट करने का प्लान कर भी रहे हैं तो हमें अपना प्रोडक्ट किस मार्केट में लॉन्च करके और वहाँ की रेगुलेटरीज कैसे फॉलो करनी है। तो संयोग कन्फर्मेटिव सॉल्यूशन इन्हीं सारी चीज़ों में एक कंपनी को हेल्प करता है, जो आपको रेडी करता है कि आपका प्रोडक्ट ना ही सिर्फ लोकली डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में कंप्लाई हो रहा है, बल्कि आप डिफरेंट अदर मार्केट्स को भी कैटर कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये पॉडकास्ट एक बहुत अमेजिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, जो भी इंडिया में ही काम कर रहे हैं। करेक्ट। वो सोच रहे हैं कि हम बाहर ग्लोबल मार्केट में जाएं, मगर उनको रास्ता ही नहीं पता कि कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कैसे होगा हमारा माल बाहर कैसे जाएगा। तो शायद यहाँ पर संयोग कन्फर्मिटी का रोल आता है कि आप लोग ऐसे लोगों को गाइड करते हैं जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर्स हैं, कि आप अपना माल बाहर कैसे सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये भी गाइड करते हैं कि आप कैसे सप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ये भी गाइड करते हैं कि आपको सबसे पहले कौन सा मार्केट कवर करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड डिफरेंट मार्केट्स में है। आप फूड सेक्टर में हैं तो आपके लिए बेटर मार्केट यूएई या जीसीसी कंट्रीज़ या दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो सकती हैं। आप टेक्सटाइल्स बना रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा मार्केट हो सकता है जहाँ पे जाना बेहतर है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन आपके प्रोडक्ट हम आपको पहले तो ये गाइड करते हैं कि आपको कौन से मार्केट में जाना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका एक दूसरा चीज़ कि आप किसको सेल करेंगे, आप बायर्स कहाँ से लाएंगे। एक वो स्टेप हो गया। आप कई सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल कर रही हैं कि उनके पास बायर है, उनके पास इंटरनेशनल बायर है, वो कह रहा है इतना सामान चाहिए, उसे इतना माल चाहिए। इसके बाद मेन चीज़ है वो अटके हुए हैं कि अब बाकी कंप्लायंसेस का क्या करें, शिपिंग कैसे होगा, शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कस्टम्स पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन सी टेस्टिंग चाहिए, वहाँ के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। हमने तो जो प्रोडक्ट बनाया था वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग था, ये मार्केट वहाँ पे वो होगा कि नहीं, पास होगा या फेल होगा, लैब कौन सी अप्रोच करें। लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंग्स स्टार्ट जस्ट आफ्टर डिसाइडिंग वेयर टू सेल। आप जहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं उसके बाद एक अच्छा खासा चैलेंज, एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है किसी भी ब्रांड ओनर का। हमारा रोल एग्जैक्टली वहीं पे है। हम उसको बिल्कुल शॉर्ट करके आपको एकदम ईजीएस्ट वे में एंड टू एंड आपको देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके टारगेटेड मार्केट के अकॉर्डिंग रेडी हो रहा है और
बिना किसी हैसल के वहाँ तक पहुँच रहा है और एंड कंज्यूमर को वो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। राइट। आपने बहुत से एक्सपोर्टर्स के साथ काम किया होगा, इम्पोर्टर्स के साथ काम किया होगा, तो आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला इनके साथ काम करने में? कि सबसे बड़ा लेसन तो सर यही है कि हम जब कस्टमर टारगेट कर रहे होते हैं, कंट्री टारगेट कर रहे होते हैं, कोई भी ब्रांड ओनर, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब टारगेट कर रहा होता है कि उसे जीसीसी में सेल करना है, ठीक है, उसे सऊदी, उसे यूएई या डिफरेंट मार्केट में सेल करना होता है, तो उसे लगता है हमारा प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इंडिया में सेल हो रहा है या किसी और दूसरी कंट्री में सेल हो रहा है, तो हम तो ईजिली जीसीसी में भी सेल कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़, इवन एक कंट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल रेगुलेशंस हो सकती हैं, ठीक है, हम उसके लिए रेडी ही नहीं है। हम पहले अपनी ऑन रिसर्च करें कि हम जो मार्केट टारगेट कर रहे हैं उस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या कंप्लायंसेस हैं। स्टिल अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट रेगुलेशन, डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक किसी क्वालिटी के बंदे के लिए वो सूटेबल नहीं है कि वो सब कुछ मैनेज करेगा। दैट्स वेयर द संयोग कम्स इनटू द पिक्चर। आप बस अपना टारगेट मार्केट बताएं, आप अपना टारगेट कस्टमर बताएं और अपना प्रोडक्ट बताएं। ये तीन चीज़ें ही काफ़ी हैं हमारे लिए आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने में। जब आपको एंड टू एंड और एकदम ईजीएस्ट वे में सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं उन तक पहुँचने के लिए, एंड हम आपको उसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं कि कस्टम, शिपिंग, बाकी चीज़ें भी आप कंप्लाई करके और इजीली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा पाएँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि माल भी बहुत अच्छा है, माल की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर फिर भी वो प्रोडक्ट कस्टम में जाके अटक जाता है। मेन क्या रीजंस होते हैं? प्लानिंग सर, प्री प्लानिंग, जिससे हमने कहा ना अभी आपसे डिस्कशन के ड्यूरेशन में कि जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि हम पेरेंट्स हमें बनना है, तो हम स्टार्टिंग से प्लान करते हैं डे 1 से कि अगले 9 मंथ तक क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या हेल्थ होना चाहिए, कब कब डायग्नोसिस करना है मदर को कि एंड तक वो फिट हैं। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट होता है, हम सिर्फ प्लानिंग करके कि एक प्रोडक्ट को सेल करना है हमें इस मार्केट में नहीं चल सकते। हमें पूरी प्लानिंग चाहिए कि अगले 9 मंथ तक, इट मीन्स कि वो वहाँ कंज्यूमर तक पहुँचने तक पूरी गाइडलाइन एक साथ हमें एक पेपर पे बना के रखनी है। ये प्रोडक्ट है, इतना ड्यूरेशन लगेगा टेस्टिंग में, ये प्रोडक्ट यहाँ से इंस्पेक्शन के थ्रू जाएगा, देन उसके साथ हमें ये सर्टिफिकेशन चाहिए, यहाँ से मिनिस्ट्री अप्रूवल चाहिए, इसके एचएस कोड्स ये होंगे, इस पर कस्टम ड्यूटी इतनी है, शिपिंग का कॉस्ट इतना है। एक ओवरऑल प्लानिंग होती है एक प्रोडक्ट को यहाँ एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री तक पहुँचने की। वो डीप प्लानिंग बिफोर डिसाइडिंग टू सेल वो होनी चाहिए। दैट इज़ द मेन रीज़न जहाँ पे कस्टमर अटकता है। आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ, जब जीसीसी में ये वार और ये सिनेरियो शुरू हुआ, उसके जस्ट पहले एक कस्टमर जो यहाँ का हमारे इंडिया का ही एक बड़ा एक्सपोर्टर है टाइल्स का, अल्फ़ा टाइल्स एक बड़ा नाम है यहाँ पे, वो उन्होंने प्लान कर रखा था कि वो यूएई और वहाँ के थ्रू युगांडा के लिए अपना शिपमेंट लेके जाएंगे। उन्होंने यूएई की गाइडलाइंस और कंप्लाइंसेस फॉलो कर रखी थी ऑलरेडी, क्योंकि वो वहाँ के एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर थे। बट अब उनको यूएई से युगांडा सेल करना था, उसके लिए उनकी चीज़ें रेडी नहीं थी। जब उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई कि इनका सर्टिफिकेशन हमें युगांडा के लिए करना है, देन हमने देखना शुरू किया कि उनकी मार्किंग्स, उनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उनकी लेबलिंग, जिस तरीके की युगांडा कस्टम्स की और वहाँ के अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं थी। फिर हमने जब वो कंप्लाई कराना स्टार्ट किया, वो करना फॉलो किया, इन सब में एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन गया, 7 से 10 दिन, जो कि एक सफिशिएंट टाइम होता है। एक काफ़ी बड़ा माल लेके आप कस्टम पे खड़े हैं और आपको वो आज भेजना था, बट आप अगले 10 दिन तक उसको नहीं भेज पा रहे हैं। एक उसकी कॉस्ट हो गई, डिले की कॉस्ट, शिपमेंट कॉस्ट, वहाँ आपकी मैन पावर, रिसोर्सेज, आपका मटेरियल, प्लस जो इंडिविजुअल को पहुँचना था उसे वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, तो अल्टीमेटली कस्टमर लॉस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो इनिशिएट करते करते जब उन्हें टाइम लगा 10 दिन तक, और जब तक उन्होंने ये सारी चीज़ें कंप्लाई की और फाइनल की, जब उन्होंने रेडी किया कि अब हम कल इसे इंस्पेक्शन के बाद अपना शिपमेंट रिलीज़ करेंगे, जस्ट उसके सेम डे में वार स्टार्ट हुआ। और आज 2 महीने हो गए हैं, वो अभी तक अपना माल यूएई कस्टम पे लेके खड़े हैं। अभी तक वो अपने कस्टमर को, अपने बायर को वहाँ पे दे नहीं पाए हैं, सेल नहीं कर पाए हैं। सिंपली मीन्स जिसको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी
उसने कहीं से तो वो फुलफ़िल कर ली होगी। अभी 3 महीने, 2 महीने या अगले 4-6 महीने अगर ये सीन रहा, तो वो तो वेट नहीं कर रहा आपका। तो अल्टीमेटली आपने वो एक पूरा मार्केट लूज़ कर दिया, क्योंकि आपका पहला कस्टमर ही किसी भी नया मार्केट के लिए आपका सबसे पहला एंट्री गेट होता है। आपने एक कस्टमर को सेल किया और आपका प्रोडक्ट उस मार्केट तक पहुंचा, उस कंट्री तक पहुंचा, तो वो 10 लोगों की नज़र में आएगा, आपको 10 अलग कस्टमर्स मिल सकते हैं वहाँ से। बट आप अगर पहला कस्टमर ही लूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैलेंज है। तो ये सेम सिनेरियो है जहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग आपके बिजनेस को, आपकी एक अच्छे खासे प्रोडक्ट को, आप एक बड़े ब्रांड की वैल्यू भी डाउन कर सकती है। अगर किसी के पास BIS, EPR या फिर TEC जैसे सर्टिफिकेशंस ना हो तो उसके बिजनेस को क्या खतरा हो सकता है? सर मार्केट में ही नहीं आ सकते हैं वो, पहली बात तो। ये सारे सर्टिफिकेशंस गवर्नमेंट मैंडेटरी लाइसेंसेज होते हैं। आपको मार्केट में सेल करने के लिए ये सर्टिफिकेशंस लेना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आप कोई बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते हैं। आपके पास अगर BIS, EPR, TEC जैसे मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस जो इंडिया के हैं अगर नहीं हैं, तो आप एक बड़े ब्रांड के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। पहली बात तो FSSAI जैसे फूड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है इंडिया में। आप अगर लोकली भी सेल कर रहे हैं तो आपके लिए FSSAI मैंडेटरी है। अगर आपके पास FSSAI नहीं है या EPR नहीं है, TEC जैसे लाइसेंसेज आपके प्रोडक्ट पे मैंडेटरी हैं अगर, और वो नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा तो रिस्क है कि कभी भी आपके विजिलेंस टीम आपके प्रोडक्ट को आपको रातों रात उठा सकती है। सिंपल सी चीज़ है कि आप ऑथराइज्ड ही नहीं है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये लाइसेंसेज क्यों मैंडेटरी हैं? ये लाइसेंसेज इंश्योर करते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए लायबल है, सेल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए या यूज़ करने के लिए। सिंपली मीन्स अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है, आपने ये लाइसेंस नहीं लिया है, इसका मतलब है आपका क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने जस्टिफाई नहीं की है कंज्यूमर्स के लिए। दैट्स वाई आप बच रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारे लाइसेंसेस आज की डेट में इतने चैलेंजिंग या इतने बड़े या इतने कॉस्टली नहीं हैं जो कि इन्हें अवॉइड किया जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये डाउट पैदा करता है, अगर आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं है तो ये डाउट पैदा करता है कि आप सही प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो समय समय पर रूल्स को चेंज कर देती है ना, और एक आदमी को पता ही नहीं होता, या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर या बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता क्या रूल्स हैं। करेक्ट है ना, तो वहाँ पर फिर उसका प्रोडक्ट अटक जाता है। तो उस केस में फिर आपका रोल आता है। करेक्ट, क्योंकि आपको तो अपने आप को अपग्रेड रखना ही है, आपको पॉलिसीज से अपग्रेड रखना ही है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं या गवर्नमेंट ने क्या चेंज कर दिए हैं। करेक्ट। हम सिर्फ अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, हम हमारे कस्टमर्स को भी अपडेट रखते हैं। सपोज हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो हमसे अभी BIS ले रहा है, TEC ले रहा है या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लाइसेंस ले रहा है, मे बी कल को 6 मंथ्स 1 ईयर के लेटर सेम प्रोडक्ट के लिए रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे, तरीका चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई नया अप्रूवल, कोई नया HS कोड चेंज हो जाएगा, हो सकता है उनके स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये हमारा काम है बीइंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर कि हम आपको अपडेट रखें हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आने वाले रेगुलेशंस ये हैं, ताकि आप अपने अगले प्रोडक्ट को उसके हिसाब से रेडी कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, आप हेयर ड्रायर बनाते हैं, आप हेयर ड्रायर के मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपना प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी के लिए IEEE एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप जो आपके लिए मैंडेटरी होगा कस्टम्स पे वो करने के लिए, उसके बाद आपको शिपमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा। बट अभी रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग अभी इन प्रोडक्ट्स पे IEEE के साथ EER लेबल्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो EER लेबल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो पहले प्रोडक्ट रेडी किया था IEEE के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, अभी IEER के लिए स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाएंगी, तो आपको एडिशनल पैरामीटर्स उसमें ऐड करने होंगे। आपकी टेस्टिंग पैरामीटर्स, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बदल जाएगी। इन रेगुलेशंस के जरिए वो इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोडक्ट्स की, कस्टमर प्रोडक्ट सेफ्टी, ये सारी चीज़ें कंप्लाई हो रही हैं। तो इन रिक्वायरमेंट को हम अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं और उन्हें बताते हैं और उन्हें प्री रेडी रखते हैं, ताकि उनका एंड टाइम पे जब वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, जब उनका प्रोडक्ट रेडी है कि ये इस मार्केट में ये इस डेट पे जाना है, तो उसमें उन्हें डिले या उन्हें रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़े। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर की मार्केट में जाके
बूम मचा सकते हैं? सर करेंटली तो सबसे बेहतर टेक्सटाइल चल रहा है, क्योंकि आप देखें, अगर इंडिया में देखें, इंडिया बांग्लादेश मेन सोर्स है टेक्सटाइल का टू द वर्ल्ड। तो टेक्सटाइल के चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हों, चाहे आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हों, आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएस के ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं जो हमारे ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हम ये सोच के उन्हें बाई करते हैं कि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे तो दिल्ली के किसी फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, बांग्लादेश की किसी कंपनी में छोटी सी एक उसके फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे। करेक्ट। तो इंडिया टेक्सटाइल, फूड और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मशीनरीज, ये 4-5 ऐसे डिविजन्स हैं जिनके एक्सपोर्ट्स में अभी भी लीडर है। और इनकी डिमांड्स सिर्फ एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल रीजन्स में है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, यूएस में, ये सारे मार्केट ये कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हम ऑलरेडी इनमें टॉप पे हैं, बट एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग मार्केट है, डिमांड्स इंडिया से लगातार बढ़ रही हैं। फॉरेन के जो कंपनीज़ हैं, बायर्स हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ, जो स्कोप है, वो इन किसी 4 या 5 प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। आपके पास पूरा एक प्रोडक्ट ओरिजिन है, जो कुछ भी आप बेस्ट बना सकते हैं और जो कुछ भी आप बेस्ट कंज्यूमर को दे सकते हैं उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सब कुछ इंडिया से आज के डेट में सेल किया जा सकता है। क्या हम आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या कहें कि इंडिया आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, या हम चाइना के जैसा मैन्युफैक्चरर हब यहाँ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। हम आपको बताएं, एक फेज होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। पहले यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ का टाइम था, हम उनके ब्रांड्स इंपोर्ट कर रहे थे। खुद चाइना भी यूएस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करके और फिर उन्हें रेप्लिकेट कर रहा था, या वैसा कुछ और इनोवेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था। अगला आने वाला मैन्युफैक्चरिंग टाइम, अगला आने वाला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया का है, और इसीलिए इन 2-3 सालों में हम जैसे लोगों का ये गोल बना कि क्यों ना हम अपने एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन कंपनीज़ को, इन्हें सपोर्ट करें और इन्हें ग्लोबल मार्केट तक जाने में हेल्प करें, और इनके जो स्ट्रगल्स हैं उसे हम इजी बनाएं। अगला डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स इंडिया का ग्रोइंग मार्केट है। चाइना डेफिनेटली अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टू द वर्ल्ड, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना एक लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने आप में एक चैलेंज होता है। और जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्रीज़ में चाइना से जाके और वहाँ के कंप्लायंसेस को और वहाँ की क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और जो कंप्लेंट्स हैं, तो उसे लेकर हर मार्केट एक नया अल्टरनेटिव्स देख रहा है, और उसमें इंडिया टॉप पे सबसे पहला अल्टरनेटिव है, जहाँ पे ग्लोबल कंपनीज़, ग्लोबल बायर्स शिफ्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को, और वो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स इंडिया मेड हो, मेड इन इंडिया हो, ताकि हम उसे ट्रस्टवर्दी और फ्रूटफुल तरीके से यूज़ कर पाएँ। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कंप्लाइंस को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं? सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताऊं तो, एक प्रोडक्ट होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आपको सेम बर्गर मैकडी में हो सकता है 60 रुपये का मिल जाए, सेम बर्गर आपको हो सकता है किसी फूड स्टॉल पे 20 रुपये का मिल जाए। करेक्ट। सिर्फ अंदर क्या होता है, मैकडी या दूसरे जो बर्गर ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी ऑपरेशंस को, अपनी प्रोडक्ट को पूरा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाइसेंसिंग ली हुई है, डे टू डे उनकी प्रोडक्ट्स की, उनकी जो रॉ मटेरियल्स वो लेते हैं, जो यूज़ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी चीज़ें रखते हैं, ताकि एंड टू कंज्यूमर जो जाए वो क्वालिटी जाए, वो टेस्ट जाए, वो एक्सपीरियंस जाए। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हमें लगता है हम सस्ता प्रोडक्ट बेच के और कंप्लायंसेस को, लाइसेंसेस को, सर्टिफिकेशंस को इग्नोर करके प्रॉफिट बना लेंगे और लोगों तक पहुंच जाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप एक लिमिटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 रुपये के बर्गर खाने वाला जो कस्टमर है वो लिमिटेड है, वो 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे दूसरे जो ब्रांड ओनर्स हैं, सेम बर्गर बेचने वाले, जो स्टिल थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रेगुलेटरी
कंप्लाइंसेस फॉलो करी हैं, उन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने क्वालिटी पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेज और सारी चीज़ें ली हैं, उन्होंने स्टाफ बनाया है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उन्होंने ऑपरेशन फ्लो अपना मेंटेन किया हुआ है, करेक्ट। तो डेफिनेटली ये सब एक कॉस्ट पे आती है, बट ये इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है जितनी हम उसको अवॉइड करके करते हैं, क्योंकि अवॉइड करने पे आप 10 लोगों को वो 20 रुपए का बर्गर तो बेच लेंगे, बट 10 के बाद जब 20वें दिन वो FSI के थ्रू पकड़ा जाएगा कि आप लाइसेंस नहीं है बर्गर बेचने के लिए, तो आपका बिजनेस ख़त्म। तो आप वो 40 रुपये एक बार की वन टाइम बचाने के लिए आप पूरा बिजनेस ख़त्म कर देते हैं। तो कोई भी नया मैन्युफैक्चरर जो भी है, जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस बना रहा है, जो एक्सपोर्ट करने का गोल लगता है, या जो इंडियन मार्केट में भी सेल करने का गोल लगता है, उसे हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटी देकर लाइसेंसेज और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तब आप एंड टू कस्टमर तक, और आपका जो टारगेटेड मार्केट है वो स्काई लिमिट है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप दुकान खोलकर 10 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, बट उस दुकान के ब्रांड बनाकर आप ग्लोबली जा सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। कई ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में जाके फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मार्केट रिसर्च, हमारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा आपका जो वे ऑफ टेकिंग है टू अ प्रोडक्ट, वो हर मार्केट का नहीं है। कस्टमर डिफरेंट होता है, हर मार्केट के लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो आप जब एक पर्टिकुलर मार्केट टारगेट कर रहे हैं, तो हमें पहले एक कंज्यूमर मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि जो हमारी मेड क्वालिटी है वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है इंडियन मार्केट के लिए, सेम प्रोडक्ट यूरोप मार्केट में नहीं जाएगा, सेम मार्केट GCC मार्केट में नहीं जाएगा। उनके स्टैंडर्ड्स, उनके प्रोसीजर्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक सैंपल हमेशा अपने सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स को भेजें या बायर को भेजें, और बायर के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचाएं एक ग्रुप ऑफ पीपल को, और उनसे अपना फीडबैक लें कि ये प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए फिट है या नहीं। उसके बाद आप अपनी कंप्लायंसेज, अपनी क्वालिटी, अपना प्रोडक्ट उस मार्केट के हिसाब से रेडी करके तब उस मार्केट तक रीच करेंगे, तो कभी भी वो प्रोडक्ट फेल नहीं होगा। अगर आप बाहर के ब्रांड्स देखेंगे, वो इंडिया में आके सक्सेसफुली बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और सारी चीज़ें चला रहे हैं, बट आप देखेंगे उन्हीं रेस्टोरेंट्स को US में जाके, यूरोप में जाके, तो वो उनका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज़ की हुई हैं चीज़ों को। हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो फ्लेवर है, हमारी जो सोच है, हम जो चीज़ें चाहते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें यहाँ रन कर रहे हैं। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती चिकन बर्गर सेल नहीं किए हैं, उन्होंने यहाँ आलू टिक्की बर्गर सेल किए हैं, क्योंकि हमें चाहिए आलू टिक्की बर्गर। एग्जैक्टली वही मैं कहने वाला था। हो सकता है कि यहाँ पर हम बर्गर को फ्राई कर रहे हैं और वही बर्गर US में फ्राई नहीं हो रहा है। तो दीज आर द मार्केट रिक्वायरमेंट्स। ये बर्गर की बात है, बट आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, हमारे यहाँ वोल्टेज रेटिंग्स उन प्रोडक्ट की अलग होती हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट सेटअप पे चीज़ें चलती हैं। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, उनकी रेटिंग्स, उनके लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, उनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो एक मार्केट रिसर्च के साथ और अपनी क्वालिटी उन मार्केट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई और कस्टमाइज़ करने की अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं और उनके हिसाब से चीज़ें आप उन्हें दे रहे हैं, आप कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में फेल नहीं होंगे। UAE, सऊदी अरब या यूरोप जैसी कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है हमको? देखिए, हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर प्रोडक्ट के अपने अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग क्वालिटी होती है। तो जिस भी चीज़ के आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके प्रोडक्ट को आप एसेस कीजिए, उस मार्केट के लिए उनके स्टैंडर्ड्स को पहचानिए, और उन स्टैंडर्ड्स के बेस पे आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद चेक कीजिए टेस्टिंग के थ्रू और दूसरे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस के थ्रू कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है एक्चुअली वो उन मार्केट्स के लिए फिट है या नहीं है। दैट्स व्हाट हम पहले कह रहे थे कि मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च यही है कि पहले आप पहचानें कि हमें प्रोडक्ट्स किन क्वालिटी पे, किन पैरामीटर्स पे बनाने हैं। तो जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप फूड एक्सपोर्ट करते हैं, करेक्ट,
आप फ्रोजन फूड या पैक्ड फूड एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जैसे आप यूएस जाएंगे तो आपको एफडीए की रिक्वायरमेंट होगी, यूएस एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। आप कॉस्मेटिक्स या मेडिकल के कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको यूएस एफडीए के अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके लिए, यूएस के मार्केट के लिए। सिमिलरली जब फूड आप गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ एफडीए का कोई रोल नहीं आता, वहाँ सऊदी एफडीए आता है, एसएफडीए जिसको हम बोलते हैं, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। उनके अप्रूवल्स, उनके पैरामीटर्स के बेस पे टेस्टिंग वो मैंडेटरी हो जाती है। और फिर इंस्पेक्शन के थ्रू जब जो उनकी ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनके थ्रू जब वो इंस्पेक्शन होके और इंश्योर कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट फूड का हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो उनके रेगुलेशंस पे है, तब वो चीज़ें आपकी कस्टम क्लियर होती हैं। तो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक राइस का एक्सपोर्टर है हमारे यहाँ से, दिल्ली एनसीआर से, जो गल्फ़ कंट्रीज़ को काफ़ी रेगुलर बेसिस पे राइस एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम मल्टीपल हमारे पास वेराइटीज़ हैं राइस की। बिल्कुल। एक ही वैरायटी में डिफरेंट उनके सब वेराइटीज़ हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि एक वैरायटी की जो सब वेराइटीज़ हैं अक्सर उनको एक साथ मिक्स करके चीज़ें चलते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम एक काफ़ी अच्छे बड़े एक्सपोर्टर जो राइस के हैं, उन्होंने क्या किया था कि सोना मसूरी के साथ एक दूसरे प्रोडक्ट को, राइस को मिक्स कर रखा था, उनका रेशियो बना रखा था ताकि वो कॉस्टिंग मैनेज कर पाएँ, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राइस बेस पे आते हैं। उन्हें ये था कि मेजर सेल करना है तो हम एक कॉस्टिंग पैकेज बनाने के लिए दोनों को एक साथ 25-75 या 60-40 के रेशियो में मिक्स करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से हम उनको सही रेट पे चीज़ें दे पाएँ। बट उन्होंने सब चीज़ें कर ली, पूरा लॉट रेडी कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, पैकिंग कर ली, सारा कुछ रेडी, कंटेनर रेडी, कंटेनर शिपमेंट आके आपका फैक्ट्री पे खड़ा है लोडिंग के लिए। अब आया सर्टिफिकेशन की बारी। अब जब सऊदी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाती हैं और वो एक सैंपल वहाँ से बैग का राइस का ओपन करती हैं और वो 1 kg का सैंपल लेके अपने लैब में भेजती हैं, तो वो देखती हैं कि वो राइस में मिक्सिंग है, जबकि उनका इंटेंशन मिक्सिंग का वहाँ गलत नहीं था। राइस तो सेम ही था बट 2 डिफरेंट वेराइटीज़ थी और जो उनकी डिमांड थी वो उस सेम प्रोडक्ट की थी पूरा 100% कि हमें यही चाहिए। करेक्ट। हमें बासमती ही चाहिए 100%, हमें बासमती में सोना मसूरी का मिक्सचर नहीं चाहिए। करेक्ट। तो हम ये गलतियाँ अक्सर करते हैं कि हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें पसंद हैं तो सामने कस्टमर्स को भी पसंद होंगी। नहीं, उनके पसंद नापसंद अलग चीज़ है बट उनकी रिक्वायरमेंट पहली होती है कि हम किस पर्पज़ से वो इंपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब तो वो पूरा का पूरा उनका शिपमेंट फेल हुआ, करोड़ों का माल वापस से उनको, अब वो क्योंकि वो मिक्सिंग है तो आप अलग तो नहीं कर पाएंगे, आपका वो पूरा शिपमेंट बर्बाद हुआ। आपको वो जिस रेट पे आपने उसके, जिस रेट के लिए आपने उसको रेडी किया था, अब वो उससे बहुत सस्ते रेट में आप कहीं लोकल मार्केट में उसको बेच के ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द लॉस। तो हमें रिक्वायरमेंट समझनी है मार्केट की और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट रेडी करना है ताकि हम एंड पे फंसे नहीं। एक मैन्युफैक्चरर को ग्लोबल मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लेके जाना है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना टारगेट मार्केट रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें आपको किस मार्केट में सेल करना है। सेकंड स्टेप आता है आप अपना बायर आइडेंटिफाई करें। करेक्ट। ठीक है। किसको बेचना है, टारगेटेड कस्टमर्स कौन है और उन टारगेट कस्टमर्स के लिए उस कंट्री में ऑथराइज इंपोर्टर्स कौन से हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में गवर्नमेंट अप्रूव करती है इंपोर्टर्स को। सपोज टेक्सटाइल है तो एक पर्टिकुलर इंपोर्टर ही इसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है। फूड है तो इनके जो ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड इंपोर्टर्स हैं वही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मल्टीपल इंपोर्टर्स हो सकते हैं। जब आपने अपना टारगेट मार्केट, अपना टारगेट कस्टमर पहचान लिया है, आप फिर बायर को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब आपको बायर मिलता है उसके बाद आप अपना मैन्युफैक्चरिंग उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रेडी करना स्टार्ट करते हैं। आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लॉट रेडी होने के टाइम पे ही पैरेलली आपकी चलती हैं कंप्लायंसेस एंड लाइसेंसेस, जो वहाँ की कस्टम्स के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए आपके प्रोडक्ट को उस कंट्री में इंटर होने के लिए ज़रूरी हैं। ये एक साथ चलती हैं। जब आपका प्रोडक्शन चल रहा है, एक सैंपल आपने रेडी कर लिया, आप अपना प्रोडक्ट लैब को भेज रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को कि ये रेडी प्रोडक्ट उस मार्केट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। आप नहीं हैं तो इन द मीन टाइम आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई
फेलियर आते हैं तो उस टाइम पे जनरली लोग यही करते हैं कि प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब वो टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं और उनको लग रहा है टेस्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मेलिटी है। एक फॉर्मेलिटी है कि ये आ जाएगा तो हम उनको दे देंगे, हमारा माल निकल जाएगा। नहीं, अगर उस लास्ट स्टेज में आपका प्रोडक्ट फेल हो गया वहाँ की स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप स्टक हैं, तो आपके आगे कोई आइडिया नहीं है, आप उसको फिर जुगाड़ लगाएंगे आप, ठीक है, कि अब ये कैसे क्लियर कराना है, कैसे इसको टेस्ट रिपोर्ट कैसे पास करानी है, कैसे चीज़ें करें, कैसे इसको मॉडिफाई कर लें, कैसे, अल्टीमेटली आप फंसेंगे ही। आप कुछ भी मॉडिफाई करेंगे, आप यहाँ से निकाल देंगे, आप एंड कंट्री में जाएंगे, वहाँ फंसेंगे। सो जब हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उसे उसी टाइम पे क्वालिटी चेक्स, उसकी रेगुलेटरीज, उसकी कंप्लायंसेस को रेडी रखें। ये आपको आपकी कॉस्ट बचाने में भी, आपका समय बचाने में भी और आपका कस्टमर बचाने में भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, हमने आपको बताया था कि अभी 3 महीने से फंसा हुआ है, उनका वो पहला कस्टमर था, अब वो हमेशा के लिए गया। अगर ये चीज़ें पहले से रेडी होती कि हमें उस मार्केट को टारगेट करना है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, हमारी मार्किंग कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, टेस्टिंग कहाँ से होगी, इंस्पेक्शन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें, तो अगर ये रेडी होती है तो उन्हें ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। और इन्हीं सेम चीज़ों में हम सारे लोगों को हेल्प करते हैं। आप अपना सिर्फ टारगेट मार्केट बताते हैं, हम आपको एंड टू एंड बताते हैं कि आपको टेस्टिंग कहाँ से होगी, स्टैंडर्ड कितना होगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा, कस्टम पे क्या चाहिए, इसका HS कोड क्या होगा, सारी चीज़ें। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि संयोग कॉन्फर्मिटी जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेशन में ही हेल्प करता है कि आप लोग बायर्स को ढूंढवाने में भी मदद करते हैं, या आप कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका प्रोडक्ट इस कंट्री में ज़्यादा चलेगा, तो आप इस कंट्री के सर्टिफिकेशन लीजिए, या इस कंट्री में जाइए, या इस कंट्री में अपना माल भेजिए। आपके पास प्रॉपर पूरी टीम है इन सबको एनालिसिस या कंसल्टेंसी देने के लिए? बिल्कुल। बायर कनेक्ट करना या उनसे डील करना स्टिल आपके एंड पे होता है। आपके प्रोडक्ट के लिए आपका टारगेट मार्केट कौन सा हो सकता है, ये सेल कहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशंस क्या होंगी, उनकी कॉस्टिंग, उनकी बजटिंग, उनका सब कुछ, ये सब में हम आपको हेल्प करते हैं। बायर डेफिनेटली आपने पूछा तो बायर से भी आपको कैसे कनेक्ट करना है, उनके अगर ऑथराइज बायर हैं उनकी लिस्ट, उसमें भी हम आपको हेल्प कर देते हैं। बट स्टिल डील करना या बायर कनेक्ट करना या उनसे डील बनाना, ये आपका ही एंड रोल है। हम आपको मार्केट, वहाँ के बायर्स की लिस्ट या आपको बायर्स कनेक्ट कैसे करने हैं, कहाँ से आपको बायर ढूंढने चाहिए, इसमें आपको हम पूरी हेल्प करते हैं। और एक बार आपकी चीज़ें अगर डिसाइड हो गई, आपको किस मार्केट में आपको जाना है, किस मार्केट के लिए करना है, आपने बायर आपको मिल गया है, आपकी डील डन है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है उसमें हमारी टीम पूरा हेल्प करती है आपको एंड टू एंड। सचिन जी, कभी आपने ऐसा भी देखा है कि कंप्लाइंस की वजह से उसका पूरा शिपमेंट ही रुक गया हो? बिल्कुल, आपको एग्जांपल हमने दिया कि एक बड़ा टाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया से, वो अपने प्रोडक्ट को जब युगांडा सेल करने की कोशिश में था कि उसे नेक्स्ट डे शिपमेंट निकालना है, आज ही शाम को भेजना है, अर्जेंट शिपमेंट है, तब उन्होंने हमें चीज़ किया कि हमें युगांडा के लिए ये सर्टिफिकेशन चाहिए। अब जब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो डेफिनेटली सबसे पहले आती है कि वहाँ के स्टैंडर्ड्स, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स, वहाँ की क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी चेक सारे। अब जब वो स्टार्ट हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ये तो इंडियन मार्केट के हिसाब से जैसे हम चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे चल रही हैं, मार्किंग्स नहीं है, साइजेस करेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। और ये सब जब स्टार्ट हुआ वापस से, उन्हें एक लंबा टाइम लगा, और एक लंबा टाइम जब ये सब चीज़ें करने में लगा तब तक वहाँ पे चीज़ें और बिगड़ गई। जो उनका शिपमेंट UAE में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो युगांडा जाना था, वो अभी 3 महीने से वहीं पड़ा हुआ है। तो कंप्लाइंसेस की वजह से ही ये हुआ। अगर हम जब अपना उस प्रोडक्ट को वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अगर उसी टाइम उनकी पैकेजिंग, उनकी मार्किंग, उनकी स्टैंडर्ड्स को और उनकी बाकी रिक्वायरमेंट्स वो युगांडा के हिसाब से रखते, और फिर यहाँ से जो मटेरियल वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो चीज़ें रेडी रहती, तो शायद उन्हें ये फेस नहीं करना होता। आज पहले दिन उनका शिपमेंट क्लियर हुआ होता, युगांडा पहुंचा होता, आज एंड कस्टमर के पास होता और यूटिलाइज हो रहा होता, और उनकी ब्रांड विजिबिलिटी उस कंट्री के लिए बन रही होती, जो कि नहीं हो पाई। तो सिंपल सी चीज़ है, कंप्लायंसेस मैंडेटरी हैं। आप टारगेट मार्केट के हिसाब से अगर डे 1 से चीज़ें रेडी नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एट द लास्ट आपको फंसना ही है।
और फंसने का मतलब, डिलीज का मतलब होता है हैवी कॉस्ट। हम्म, और अगर आप कंप्लाइंसेस से बच के सोच रहे हैं हम्म, कि आप निकल जाएंगे हम्म, और आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो आपका पहुंच जाएगा पर आप सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे हम्म, इंडियन मार्केट के लिए अगर किसी प्रोडक्ट पे मैंडेटरी BIS और TC EPR है, हम्म, तो आप बच के किसी 10 कस्टमर को सेल कर लेंगे, हम्म, पर 11वें कस्टमर के पास जैसे ही जाएंगे और हम्म, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनेगी, हम्म, क्लियर दिखेगा ये ISI सर्टिफाइड नहीं है, हम्म, और ये चीज़ें कस्टम तक या विजिलेंस टीम तक हम्म, या किसी तक भी पहुंची, किसी के भी थ्रू, हम्म, हम्म, आपके किसी कस्टमर ने ही वो हम्म, चीज़ें सोशल मीडिया या किसी के हम्म, थ्रू अगर पोस्ट की कि हम्म, एक प्रोडक्ट है जो ISI कंप्लाइंट नहीं है बट स्टिल मार्केट में है, हम्म, सिर्फ 24 घंटे की बात होगी आपका फैक्ट्री शट डाउन होने में। तो कंप्लाइंसेस बर्डन नहीं है, हम्म, कंप्लाइंसेस मैंडेटरी हैं एक ब्रांड बनने में, एक हम्म, कंपनी बनने में। हम्म, बिल्कुल सचिन जी, यहाँ पर आपने बात करी है रेपुटेशन की कि अगर सर्टिफिकेशंस नहीं है हमारे पास या फिर करेक्ट, किसी वजह से माल कस्टम पर रुक जाता है, आप अपने बायर्स को भी खो दोगे। और सबसे बड़ी बात है कि रेपुटेशन की बात आती है किसी करेक्ट। कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो रेपुटेशन वही, इसीलिए हम हम्म, कह रहे हैं सर, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो हम्म, लॉन्ग टर्म में बिजनेस करते हैं, हम्म, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, वो पूरे सर्टिफिकेशंस का क्योंकि अपना वो सारी ध्यान रख। चीज़ें बिल्कुल हम्म, करेक्ट डे वन से वो कंप्लाई करते हैं चीज़ें। प्रोडक्ट हम्म, लॉन्च करने से पहले उनका जो सबसे फर्स्ट हम्म, कस्टमर होता है, हम्म, वो भी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करता है, जो हम्म, उनका आज का एंड कस्टमर होगा वो भी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हम्म, होगा, वो अपनी क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन उन्होंने करके रखे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है हम्म, प्रोडक्ट्स का, और हम्म, वो जिन कंट्रीज़ में हैं, जिन कस्टमर्स के लिए वो चीज़ें बना रहे हैं, हम्म। उनके लिए वो कंप्लाई कर रहे हैं। सचिन जी, ऐसा कौन सा केस है जिसने आपको शॉक कर दिया हो इस इंडस्ट्री के अंदर? बहुत सारे शॉकिंग केसेस आए हैं सर अभी तक तो, हम्म, इन 10-12 सालों में। हम्म, सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे इंडिया में ही अगर हम देखें, हम्म, तो आप देखते हैं कि रोड साइड चलते हुए हम्म, लॉट ऑफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, कहीं पे कपड़े बिक रहे हैं, हम्म, कहीं पे जूते बिक रहे हैं, कहीं पे फूड आइटम बिक रहे हैं, हम्म, ठीक है। इन सब के पास बेसिक क्वालिटी की चीज़ें नहीं हैं, हम्म, ये सब थर्ड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स के हम्म, यूज़ हुए हम्म, वो हैं। लेकिन इनका टारगेट कस्टमर कौन है? सिर्फ वो 10 लोग, हम्म, इससे ज़्यादा इनकी रीच नहीं है। हम्म, तो ये नॉन कंप्लाइंट स्टिल वो 10 के लिए भी पाप ही है कि हम्म, आप एक इतना घटिया प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे उसको हेल्थ हजार्ड्स हैं, हम्म, जिससे उसको लॉस है, हम्म, जिससे उसको लाइफ रिस्किंग डिजीजेज हो रही हैं। हम्म, तो ये सारे शॉकिंग केसेस ही हैं। एंड हम्म, अगर हम शिपमेंट्स की, कस्टमर्स की बात करें, तो डेफिनेटली जो लास्ट केस हम आपको बता रहे हैं, ऐसे और भी बहुत से केसेस पहले आए हैं जिन पे चीज़ें नहीं थी। एक केस तो सबसे बड़ा ये था कि हम्म, एक अच्छा खासा ब्रांड, हम्म, एक मैन्युफैक्चरिंग जो हम्म, ग्लोबल ब्रांड है, हम्म, बाहर का ब्रांड है, दूसरी कंट्री का, इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, उसको एक नया टारगेट करना था, एक नई कंट्री टारगेट करनी थी। हम्म, वो इंडिया और यूरोप में सेल कर रहे थे, उनको GCC आना था। हम्म, उनको लगा कि नहीं, इंडिया और बाकी सारी चीज़ें को तो रेडी ही हैं, हमारी लाइसेंसेज और क्वालिटी, GCC के क्वालिटी नॉर्म्स क्या यूरोप और इंडिया से बेहतर थोड़ी हो जाएंगे। हम्म, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट रेडी कर लिया, सब मैन्युफैक्चर कर लिया। उनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे, उन्हें लगा कि पॉलिस्टर और इनको 2-3 अलग कॉम्पोजिशंस को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और वो हिट जाएगा GCC के लिए, क्योंकि GCC में ये नहीं है। हम्म, उनको ये ही नहीं पता था कि ये कॉम्पोजिशन वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। हम्म, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बैच उनका पड़ा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें इंडिया में सेल होंगी नहीं, हम्म, यूरोप उसे लेगा नहीं, और हम्म, GCC में वो अलाउड ही नहीं है, हम्म, बैन है। तो कॉम्पोजिशंस, आपके प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, हम्म। ये सब डिसाइड करते हैं क्वालिटी आपके हम्म, प्रोडक्ट्स की, और आपकी क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कोई स्टार्टअप, आज का स्टार्टअप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले सर्टिफिकेशंस या इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस कौन से होते हैं? डिपेंड करेगा किस कंट्री के हम्म, कस्टमर्स को वो टारगेट कर रहा है। हम्म, इंडिया में ऐसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में नहीं सेल करती, सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, हम्म, दोज आर एक्सपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हम्म, तो उन्हें कंप्लाई करना होगा उनके टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग। हम्म, इफ़ एनी कंपनी इज़ टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो उनके पास ISI
इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के लिए मैंडेटरी हो जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में उनके टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जो वाईफाई, रूटर, टेलीविजन्स या और इनके जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, TEC जिसको हम बोल रहे हैं, वहाँ से ऑथराइजेशन और वहाँ से लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। सिमिलरली आप कोई भी एक फूड रेस्टोरेंट चेन या स्टॉल या कैफ़े खोल रहे हैं, तो बिना FSI अप्रूवल के आप नहीं खोल सकते हैं। ऐसे ही आप अगर इन प्रोडक्ट्स के लिए गल्फ़ जाना चाहते हैं या यूरोप जाना चाहते हैं या US जाना चाहते हैं, तो वहाँ की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें हमें प्राइमरीली फुलफ़िल करते हुए चलना पड़ेगा। क्या हमें कंप्लाइंस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद करना चाहिए, या हमें कंप्लाइंस की जो स्टडी है या हमें अपने कंप्लाइंस पूरा करना है वो अपने प्रोडक्ट के लॉन्चिंग से पहले पूरा कर लेना चाहिए? सर, लॉन्चिंग तो फाइनल चीज़ हो गई। हम कह रहे हैं आप प्रोडक्ट बनाने पे भी मत जाइए। हम कह रहे हैं आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ डिसाइड किया है आपने कि आपको X प्रोडक्ट बनाना है, वहाँ से आपकी कंप्लाइंस प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया है, आपके उसके कॉम्पोजिशंस क्या होने चाहिए आपके टारगेट मार्केट के हिसाब से। कॉम्पोजिशंस के बेस पे उनकी जो पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फुलफ़िल करना है। तो लॉन्चिंग तो बहुत लंबी चीज़ है, एंड चीज़ है कि अब आपने फाइनल आपने सब कुछ कर लिया है, आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी है, अब सिर्फ ये कस्टमर तक जाना है, वहाँ पे लॉन्चिंग आती है। पहले तो आपने प्रोडक्ट जब प्लान किया है मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंप्लाइंसेस, आपकी प्लानिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपका एक लॉट रेडी हो गया, आपने एक अच्छे खासा टाइम, एक अच्छा खासा रिसोर्स, एक अच्छे खासा कैपेक्स, एक फंड उस पर इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली आप जब टेस्टिंग के लिए गए, आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रेडी ही नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग आपकी डिले होगी, आपको वो लॉट डिसमेंटल करना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट नया बनाएंगे और तब आप उस कस्टमर को बेच दोबारा से। करेक्ट, ये कंप्लीट लॉस है। तो आप अगर जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानें, इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को जानें, उसकी कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड्स को जानें और उस बेस पे ही अपना प्रोडक्ट रेडी करें। और जब स्टार्टिंग के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फेज में आपका प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को उस टारगेट कस्टमर या उस कंट्री के टारगेट कंट्री के हिसाब से वहीं पे टेस्ट करें और वहीं पे जान लें कि ये कंप्लाई है या नहीं है। फिर आप अपना लॉट रेडी करें। नहीं है तो आप प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करें और कंप्लाई करें उसके स्टैंडर्ड्स पे, उसके बाद ही आप अपना लॉट रेडी करके और लॉन्चिंग पे जाएं। आपको क्या लगता है कि 2030 तक इंपोर्ट मार्केट कितनी बढ़ जाएगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पैरेलली कम या ज़्यादा होते रहते हैं समय से, टाइम टू टाइम। कभी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्री US यूरोप होती थी, आज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्री, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कर रही है वर्ल्ड को, चाइना है। जैसे जैसे डिमांड्स, जैसे जैसे मार्केट चेंज होता रहता है, डिफरेंट मार्केट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वेरी करते रहते हैं। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना नहीं कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री उसमें अपना एडवांटेज रखती है एक्सपोर्ट्स में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, GCC कंट्रीज़ उसमें प्लस रहती हैं, दूसरे जनरल आइटम्स हैं उसमें चाइना आगे रहता है, टेक्सटाइल है, इंडिया उसमें एक्सपोर्ट में आगे रहता है। तो डिपेंड करता है किस कंट्री के पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ज़्यादा। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हमें किसी और कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। सिमिलरली चाइना को इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, स्टिल वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं उसके बाद भी। तो इंडिया हो या दूसरी कंट्री हो, सबको सिमिलर वे में चलना पड़ता है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके बेस पे हम जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसमें अगर हम अपनी क्वालिटी और बाकी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसमें एक्सपोर्ट लेटर होंगे। जो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, डेफिनेटली वो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रूट पे है। हम अगले 3 साल या 5 साल में ही टारगेट कर रहे हैं जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशंस और डिफरेंट एक्सपोर्ट स्कीम्स चलाई हुई हैं पिछले कुछ सालों से, ताकि हम जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाए। दूसरे मार्केट्स की बात करें तो अभी US $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना की बात करें तो वो करीब $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है।
इसके साथ इंडिया तीसरे या चौथे नंबर पे ही अभी है, जब वो 4 क्रॉस कर चुका है और टारगेट कर रहा है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में होंगे। आज का ज़माना जो है वो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन एआई को एक्सेप्ट कर रही हैं आज के समय में, Correct. एआई टूल्स का यूज़ कर रही हैं। करेक्ट। सो क्या हम सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री को भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, या एआई जो है इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस को इजी बना रहा है? आज की मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कोई भी कैटेगरी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, एआई से अछूता नहीं है। क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स जो मैनुअल बेस्ड थी, एआई उसे ऑलरेडी रेगुलेट करके इजी बना रहा है। अभी तक सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री ज़्यादातर मैनुअल बेस पे चलती रही है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और विजिलेंस चाहिए होता है, इसमें एक्यूरेसी और टेस्टिंग चाहिए होती है। इसलिए अभी तक ये पूरी इंडस्ट्री कई सालों से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाई थी और मैनुअल ही चल रही थी। पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, एआई आ रहा है, डेफिनेटली ये चीज़ें सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में भी आ रही हैं। लोगों ने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर लिया है। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के नए स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस या डिजिटल सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो टीआईसी सर्टिफिकेशन मार्केट को ही टारगेट करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए संयोग कन्फर्मिटी भी अपना डिजिटल एआई प्लेटफॉर्म जल्दी ही मार्केट में लॉन्च करेगा। हम प्लान कर रहे हैं कि हम ग्लोबल मार्केट को के सर्टिफिकेशंस को, जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जो एक डाटा बेस इंडस्ट्री है, जो एक क्वालिटी बेस्ड इंडस्ट्री है, इन सबको एक्यूरेसी के साथ डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ही हमारा एक सॉल्यूशन जिसका नाम डाइस है, जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और हम एआई के थ्रू इस पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट, ट्रांसपेरेंट, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने वाले हैं। आज के समय में बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट ये कम हो जाएगी एआई के आने से, या फिर एआई के आने से आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपके कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली बढ़ेंगी। उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ रहा है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है, और जो मार्केट में अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको फुलफिल करने के लिए वो करंट मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, और आने वाले मार्केट के लिए वो रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनुअली चल रही हैं चीज़ें अभी भी इनमें। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी चाहिए होती है, क्वालिटी चेक्स चाहिए होते हैं। तो हम ज़्यादा रिलाई करते हैं कि एक जो ह्यूमन पावर है, एक जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा करेक्ट चीज़ों को चेक करेगा, ना कि एक सॉफ्टवेयर। तो हम अभी इसके लिए इसलिए रेडी नहीं हो पाए थे। इन रिक्वायरमेंट्स एआई आने के बाद कंसल्टेंट्स की इसलिए बढ़ेगी क्योंकि कंसल्टेंट्स खुद को अगर एआई सॉफ्टवेयर्स पे और उस पे नहीं शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाला टाइम में एक एआई सॉफ्टवेयर ही काफ़ी होगा, जब वो बता देगा कि किस मार्केट के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, तो बीइंग अ कंसल्टेंट हमारा गोल यही है कि हम खुद को एआई की तरफ शिफ्ट करके जो मार्केट अभी टोटल मैनुअल प्रोसीजर्स पे चल रही है, आप देखेंगे जो एआई सॉफ्टवेयर्स जो लोग इस पे काम कर भी रहे हैं वो काम कर रहे हैं सीबी या जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके एंड पे एआई उनको कैसे हेल्प करेगी। सपोज गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपनी चीज़ों को एक्यूरेसी और अपने स्टाफ या अपनी उसको कैसे कम करके, तो वो सारे लोग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के एंड पे हम उनको एआई से कैसे हेल्प करेंगे। हम एज अ कंसल्टेंट या जो बाकी कंसल्टेंट्स हैं, हमें काम करना होगा कि हम एआई की हेल्प से कंज्यूमर्स के लिए क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो हमारा मोट होगा। और संयोग यही कर रहा है आने वाला टाइम में कि हम एक सॉफ्टवेयर, एक सॉल्यूशन देने वाले हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज या गवर्नमेंट के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए है, एक्सपोर्टर्स के लिए है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। एक तरीके से उनका पर्सनल सुपरवाइजर, एआई सुपरवाइजर जो उनकी जेब में होगा और उनको एक क्लिक पे बताएगा कि उन्हें अगले आने वाले मार्केट के लिए, अगले आने वाले शिपमेंट के लिए उन्हें आज क्या रेडी रखना है। बिल्कुल। आपके हिसाब से
आने वाले समय में जो कंप्लायंस चेक्स हैं वो और बढ़ जाएंगे और सख्त हो जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सख्त होंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़ और एआई सभी डोमेन में एंटर कर रहा है। तो जैसे-जैसे चीज़ें सॉफ्टवेयर्स पे आएँगी, डेफ़िनेटली क्वालिटी चेक्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक ह्यूमन के थ्रू, एक पर्सन के थ्रू चीज़ें कंप्लाई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस बंदे ने चेक किया है, इनकी अथॉरिटी है, इनके साइन चीज़ें हैं, तो यहाँ से ये चेक होके आई हैं। अभी आप डिजिटली इसका ट्रैक कैसे रखेंगे? तो डिजिटली इसको ट्रैक करने के लिए जब आप सॉफ्टवेयर्स पे रिलाई कर रहे होंगे, तो आपके सॉफ्टवेयर्स के क्वालिटी चेक्स, जो सॉल्यूशन आप डिजिटल दे रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसे बना रही है, उन्हें अपने भी उस सॉफ्टवेयर के लिए भी तो क्वालिटी चेक्स रखने होंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आपके सॉफ्टवेयर ने, आपकी चीज़ों ने बताया है कि ये करेक्ट है डॉक्यूमेंट, तो किस बेस पे बताया है, उसका बैकएंड क्या है, आपने वो डाटा कहाँ से लिया है, आप के सॉफ्टवेयर की वो स्टैंडर्ड्स रीड करने की या वो डॉक्यूमेंट रीड करने की कैपेबिलिटी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, ये सब कंप्लायंस के अंदर ही आता है। तो आईटी डिपार्टमेंट्स जो होंगे, उनकी रेगुलेटरीज, डिजिटल जितनी चीज़ें होती जाएंगी, रेगुलेटरीज उसके हिसाब से बढ़ती जाएंगी। और अगर हम जनरल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो ये तो एवर इवॉल्विंग फील्ड है। यहाँ पे रेगुलेशंस फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे तो कुछ फिक्स नहीं है कि आज हम जिन बेस पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कल को भी सेम पे कर पाएंगे। नहीं, हमें चीज़ें मॉडिफाई करते हुए चलनी पड़ेंगी। तो रेगुलेशंस तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जो डिजिटाइजेशन है, जो एआई है, इन चीज़ों में उन्हें हेल्प करेगा प्री रेडी होने के लिए, चीज़ों को स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए। दैट्स इट। राइट। तो सर्टिफिकेशंस जब हम करवाते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें कितना खर्च आ जाता है? डिपेंड करता है मार्केट के अकॉर्डिंग, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और किसको सेल करना चाह रहे हैं और सर्टिफिकेशंस कौन से चाहिए आपको। तो जैसे ज़्यादातर लोग, मोस्टली पीपल बचते हैं कंप्लायंसेस से, सर्टिफिकेशन से, इसीलिए कि कॉस्ट ज़्यादा आएगी, काफ़ी कॉस्टली होगा, इतना खर्चा कौन करेगा, छोटा सा प्रोडक्ट है 10 रुपये का, इस पे हम 10 लाख रुपए की सर्टिफिकेशंस कहाँ से लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे अभी चलती ये चीज़ें एक्सपेंसिव इसलिए हैं क्योंकि सब कुछ मैनुअल है इस इंडस्ट्री में, सर्टिफिकेशन में, और डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़, डिफरेंट इंस्पेक्शन बॉडीज़, डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़, डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट अथॉरिटीज़, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और इन सब का कॉस्ट जो होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर ही बियर कर रहा होता है सर्टिफिकेशन लेने के लिए। तो उसे लगता है कि इतना करने के लिए यार कौन वो करेगा, अवॉइड करते हैं इसको, और उसको लगता है कि 10 ही को सेल करेंगे, इतना पैसा नहीं लगाएंगे। तो एज अ कंसल्टेंट हमारा रोल ही वही है कि हम उस 10 लाख की कॉस्ट को आपकी पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट में कैसे दे सकते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास क्या बैकएंड होगा, जिससे हम आपको कंप्लाई भी करेंगे, आपके लिए को मार्केट रेडी भी करेंगे, और आपको आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर जाने से बचाएंगे भी। और ये जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें होंगी, डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर आएगा, मैनुअल से चीज़ें ऑटोमेटिक पे ट्रांसफ़र होंगी, कॉस्ट अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। यही वो चेंज है जो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा, कि जो पुरानी कंपनीज, जो मेजर जायंट्स इतने सालों से एक मेजर कॉस्ट के साथ लोगों को रीच नहीं करने दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, जो डिजिटाइजेशन है उन्हें हेल्प करेगा ये चीज़ें डायरेक्टली अथॉरिटीज़ से लेने में और कम कॉस्ट पे लेने में, ताकि वो भी ग्लोबली रीच कर पाएँ। सचिन जी, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, संयोग का फॉर नेक्स्ट 5 years क्या विज़न है? ये कस्टमर्स के लिए क्या लेके आने वाला है? संयोग का नेक्स्ट 3 to 5 ईयर का विज़न है एक डिजिटल सॉल्यूशन सभी एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स को उनका पर्सनल एआई सुपरवाइज़र असिस्टेंट देना उनकी पॉकेट में, जो उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए ना सिर्फ रेडी करेगा बल्कि कंप्लाई करना और उनकी कंप्लाइंसेस को मेंटेन रखना, टाइम टू टाइम नोटिफाई करना, उनकी कॉस्ट सेव करना, इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। हमारा विज़न, हम जिन
सॉफ्टवेयर्स पे और प्लान कर रहे हैं, उन्हें हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में लॉन्चिंग का, एंड मार्केट टेस्टिंग के बाद वो जल्दी ही सभी के लिए अवेलेबल होंगे। इसके साथ हमारा गोल है कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो आज तक एक्सपोर्ट्स में स्ट्रगल करते रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ग्लोबल मार्केट की कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नहीं कर सकते, यही सोच के वो इंडिया से बाहर की चीज़ें सोच ही नहीं रहे हैं। तो हम उन्हें पोलाइटली इनवाइट करते हैं, आए, हम बताते हैं आपको इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपके सोचे हुए कॉस्ट से काफ़ी कम पे कंप्लाई हो सकती हैं और आपका प्रोडक्ट बहुत इजीली ग्लोबल मार्केट में जा सकता है। सो सचिन जी, हम आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे सर्टिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करी है, ऐसे कंप्लाइंस के बारे में जानने की कोशिश करी है जो शायद हर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट है। वो मुझे ऐसा लगता है इस पूरी कन्वर्सेशन से कि वो आपके बिना अधूरा है, या यूं कहें कि वो संयोग के बिना अधूरा है, कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, क्योंकि हर किसी प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है और बिना सर्टिफिकेशन के वो प्रोडक्ट इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आज का पॉडकास्ट हमारे उन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स या बिजनेसमैन के लिए है जो किसी तरीके के सर्टिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में उतारने की तैयारी में है। अगर आपका भी कोई सवाल है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम आपका सवाल सचिन जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को एक ग्लोबल मार्केट मिल जाए। तो देखते रहिए विक्ट्री सक्सेस टॉक। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।